वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये सितंबर 2020 का जो महीना है, इसे तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन से अभियान के तहत? पोषण अभियान के तहत। मकसद क्या है? मकसद ये है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए और अवेयरनेस की सहायता से यंग चिल्ड्रन या फिर महिलाएं हैं, उनके अंदर malnutrition की समस्या है, उसे एड्रेस किया जा सके। अल्टीमेट एम ये है सब में बेटर न्यूट्रिशन और बेटर हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। नोडल मिनिस्ट्री है इस राष्ट्रीय पोषण माह के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तो नोडल मिनिस्ट्री है, जबकि कोऑपरेशन है काफ़ी सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ का भी। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दूसरी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे मिल के काम किया जा सके और अवेयरनेस फैलाई जा सके malnutrition के बारे में। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम पोषण अभियान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस अभियान को देखो लॉन्च किया गया था 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मकसद क्या है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का? मकसद ये है 0 से लेके 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर वो मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, इन सब सेक्शंस में न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, और वो भी बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में, मतलब प्रॉपर टाइमलाइन के साथ। प्रॉपर टाइमलाइन यहाँ पर है। जैसे देखो वो बच्चे जो स्टंटिंग का शिकार हैं, ऐसे बच्चों की संख्या को हर साल 2% कम किया जाएगा। इसके बाद वो सेक्शंस जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, उनकी संख्या को भी हर साल 2022 तक 2% कम किया जाएगा। वो सेक्शंस जैसे यंग चिल्ड्रन, वुमेन, एडोलसेंट गर्ल्स जिनमें खून की कमी है, यानी जो एनीमिया से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की संख्या को हर साल 3% कम किया जाएगा 2022 तक। और सबसे लास्ट में लो बर्थ वेट की समस्या को भी रिड्यूस किया जाएगा हर साल 2%। इस पोषण अभियान का लक्ष्य ये भी है 2022 आते आते स्टंटिंग के शिकार बच्चों की संख्या को 38.4% से कम करके 25% लाया जाए। तो ये हमने बेसिक जानकारी डिस्कस की पोषण अभियान के बारे में। बात करते हैं संवेदना के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। हाल ही में जो चाइल्ड राइट्स के लिए एपेक्स बॉडी है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, उन्होंने एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। नंबर आप देख भी सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। 1800-121-2830। कोविड-19 की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स और बच्चे जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, परेशानी में हैं, तो उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ रही है या फिर साइको सोशल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस प्रकार की मदद दे पाएगी। संवेदना का फुल फॉर्म है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये टोल फ्री टेली काउंसलिंग सर्विस है। इस पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और वो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर या फिर कोई भी चिल्ड्रन का एसोसिएटेड इशू है तो उसको लेकर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये जो टेली काउंसलिंग सपोर्ट है ये पूरे भारत के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा, इवन रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध होगा। जो काउंसलर्स हैं उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से बिलोंग करती है। उन्होंने ट्रेन किया है काउंसलर्स को ताकि वो अच्छी तरीके से जो बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में। एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है, मार्च 2007 में इसे बनाया गया था। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत वर्क करता है। 0 से 18 साल के बच्चों को इसमें एक चाइल्ड के रूप में डिफाइन किया गया है। मैंडेट ये है कि सभी लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं वो इस तरीके से बनाए जाए कि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और जो UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड है उसके भी प्रावधानों का सम्मान होता रहे। ये जो कमीशन है ये पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और RTE एक्ट 2019 को भी ओवरसी करता है
कि वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं अथवा नहीं। आर्टिकल हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान से रिलेटेड है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने रिसेंटली इस प्रोग्राम के परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट सबमिट की है। स्वच्छ विद्यालय अभियान की बात करें तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी उस टाइम की थी, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है। बेसिक एम यही था कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखेंगे कि सभी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए टॉयलेट फैसिलिटी दी गई है या नहीं, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ दी गई है या नहीं। इसके लिए क्या किया गया कि CPSEs मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बोला गया कि इस प्रोग्राम को आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। क्या करो कि आप लोग सबसे पहले वाटर फैसिलिटी मतलब रनिंग वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ के साथ वाले टॉयलेट आप बनाओगे, और केवल बनाना ही नहीं है बल्कि 3 से 5 साल तक उनको मेंटेन करोगे। अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने बोला कि भाई आप सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अपने अपने कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कुछ ना कुछ फंडिंग देते ही हो या फिर सबमिशन होता ही है, उस अमाउंट से आप रिडक्ट कर लेना और आप दिखाओ कि उसके चलते आपने ये काम किया है। अगला आर्टिकल द यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स एंड द यंग चाइल्ड इन्वायरमेंटल इंडेक्स के बारे में है। ये इंडेक्स किसने जारी किए हैं? देखो, एक NGO है मोबाइल क्रैचेज। इस NGO ने ये इंडेक्सेस जारी किए हैं एज ए पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। फिर से बोलता हूँ, इस NGO के द्वारा जिसका नाम है मोबाइल क्रैचेज, एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के पार्ट के तौर पर 2 इंडेक्सेस जारी किए गए हैं, एक द यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। तो पहले बात करते हैं यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की। देखो, 2005-2006 ये पहला पीरियड और दूसरा पीरियड 2015-2016, इन 2 पीरियड्स के लिए इस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि विभिन्न राज्यों के बीच एक अच्छा कंपैरिजन हो सके और ये भी पता लगाया जा सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विभिन्न राज्यों ने क्या प्रोग्रेस की है। ये इंडेक्स मेजर करता है बच्चों में हेल्थ का क्या लेवल है, न्यूट्रिशन का क्या लेवल है और कोग्निटिव ग्रोथ का क्या लेवल है, मतलब क्या बच्चों में समझने की शक्ति डेवलप हो रही है या नहीं। कौन से इंडिकेटर्स की सहायता से? इंडिकेटर्स जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग, नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। ये इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर आउटकम देखी जाती है कि बच्चों की हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है और कोग्निटिव ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है। वैसे आप ये बताइए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है? देखो, मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ, 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो गई 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और स्टंटिंग का क्या मतलब होता है? स्टंटिंग में ये होता है एज के हिसाब से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती। तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। टॉप स्टेट्स हैं केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं बच्चों के वेलबींग के मामले में। और बिलो एवरेज स्टेट्स इस प्रकार से हैं असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन राज्यों ने बच्चों की वेलबींग के मामले में जो एवरेज है कंट्री का, उससे खराब परफॉर्म किया है। अब बात करें दूसरे इंडेक्स की, यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स देखो समझने की कोशिश करता है कौन सी ऐसी पॉलिसी या फिर कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि बच्चे की वेलबींग को इन्फ्लुएंस करता है। ये इंडेक्स जो है 2015-16 के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है क्योंकि पहले का डेटा मौजूद नहीं था, पुराना जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं था। मेनली देखो, ये इंडेक्स 5 पॉलिसी इनेबलर्स को आइडेंटिफाई करता है, इस्तेमाल करता है, जिससे बच्चे की वेलबींग की जो आउटकम है वो प्रभावित होती है। और कौन से ये 5 पॉलिसी इनेबलर्स हैं? सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन। अगर देखो किसी परिवार में गरीबी नहीं होगी तो बच्चे की वेलबींग सुनिश्चित होगी, ये तो ऑब्वियस है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, तीसरे नंबर पे इम्प्रूविंग एजुकेशन लेवल्स, नेक्स्ट सेफ वाटर सप्लाई और सबसे लास्ट में प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्विटी। तो ये 5 पॉलिसी इनेबलर हैं जो बच्चे की वेलबींग की आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस इंडेक्स में टॉप किया गया है
केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और बिलो एवरेज स्टेट्स हैं असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑलमोस्ट वही स्टेट्स हैं। ये देखो, असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, सारे वही हैं। चलते हैं आगे। आर्टिकल हमारा युवा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जिसको हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है। ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और यूनिसेफ के बीच में। इसका जो दूसरा नाम है युवा प्लेटफॉर्म का, वो है जेन यू, मतलब कि जनरेशन अनलिमिटेड। ये एक प्रकार का ऐसा ग्लोबल लेवल का मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यूथ को प्रॉपर गाइडेंस देने की बात करते हैं। जो इन दोनों के बीच में साइन किया हुआ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, वो ही युवा प्लेटफॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। बेसिकली ये यूथ को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए मदद करता है। उनको एक्सपर्ट बनाना है किसी एक फील्ड में, या फिर उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करता है। ये इनको स्किल करता है कि कैसे हम 24th सेंचुरी के स्किल को हम ले सकें, लाइफ स्किल्स कैसे होते हैं, डिजिटल स्किल्स में हम क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल की मदद से ये एस्पिरेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। ये लिंक प्रोवाइड करता है कि कैसे हम यूथ को वहाँ जहाँ तक उनको पहुँचने की इच्छा है वहाँ तक पहुँचा सकें। मतलब कि कहीं पर जॉब्स अगर हैं तो वहाँ पर यूथ को पहुँचा सकें, या फिर अगर उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की भी बात युवा प्लेटफॉर्म के अंदर पे करते हैं। ये कैरियर गाइडेंस देते हैं कि कैरियर पोर्टल के थ्रू कैसे आप अपने आप को जॉब रेडी बना सकते हो। साथ ही साथ अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए जो सेशन की ज़रूरत होती है, जिससे आप अपने आप को कैरियर के लिए बिल्कुल तैयार समझो, ऐसे सपोर्ट को भी ये प्रोवाइड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का मेजर रोल ये है कि वो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स के साथ युवा टेक्निकल वर्किंग ग्रुप या टास्क फोर्स रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे ही यूथ को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ 1946 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से यूएन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली इसका उस टाइम पर मेन पर्पस ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जितने भी बच्चे पीड़ित हैं या फिर अफेक्टेड हैं वर्ल्ड वॉर के हिसाब से, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर यूनिसेफ जो है वो एक प्रकार का स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें बच्चों के ना केवल हेल्थ की बात बल्कि उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन की, उनको एडिक्वेट एजुकेशन की और जनरल वेलफेयर जो भी होता है बच्चों का, उन सबको सुनिश्चित करने की बात की जाती है। बाद में 1953 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट पार्ट बन गया। हालांकि बाद में इसका नाम जो ICEF हमने पढ़ा, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको चेंज करके छोटा कर दिया गया था। सिंपली अब हम इसको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स भी बुला सकते हैं, यूनिसेफ। नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल मेडिकल कमीशन। रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर देगा, यानी पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अभी जो होगा वो नेशनल मेडिकल कमीशन होगा। अब देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में हम थोड़ा कुछ जान लें। नेशनल मेडिकल कमीशन या NMC को सेटअप किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत, जो रिपील करेगा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। यानी पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 हुआ करता था, अब नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 होगा और इसके ही अंतर्गत नेशनल मेडिकल कमीशन बना है। इसके बारे में NMC के बारे में रिकमेंडेशन दिया गया था प्रोफेसर रंजित रॉय चौधरी कमेटी के द्वारा। 2015 में इनकी रिकमेंडेशन आती है और 2019 में हमने एक्ट लेकर आया है इसका। अब देखिए NMC में कंपोजिशन क्या क्या होगा। पहले तो 25 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रली अपॉइंट किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। इनको ढूंढने के लिए एक सर्च कमेटी होगी जो रिकमेंड करेगी इनके नाम, 25 लोगों के नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इनमें से ही चेयरपर्सन या पार्ट टाइम मेंबर्स को चुना जाएगा। NMC के फंक्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को और मेडिकल प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज को फ्रेम करना, साथ से साथ जो हॉस्पिटल्स होती हैं, जो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके रिक्वायरमेंट्स को एसेस करना और इंश्योर करना कंप्लायंसेस बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर द रेगुलेशन मेड अंडर द एक्ट।
ठीक है, इसके अलावा भी इनका काम ये होगा एनएमसी का कि डिटरमिन किए करें फीस कितनी होगी अप टू 50% ऑफ द सीट्स जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में होगी और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज विच आर रेगुलेटेड अंडर द एक्ट और यूनिवर्सिटीज जो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इट सुपरवाइजेस फॉलोइंग ऑटोनोमस बोर्ड्स सेटअप अंडर द एक्ट, और ये एक्ट सुपरवाइज करेगा ये फॉलोइंग ऑटोनोमस बोर्ड्स को, जैसा कि यहाँ पे देखने हैं आप, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा जो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करेंगे, सेटअप करेंगे मेडिकल एजुकेशन के लिए एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, रेगुलेशन सेट किए जाएंगे मेडिकल एजुकेशन के, वो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का काम होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का काम होगा। इसके अलावा भी मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगी जो इंस्पेक्ट करेगी और रेटिंग देगी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को। और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड का। ये रेगुलेट करेगी और प्रोमोट करेगी प्रोफेशनल कंडक्ट और मेडिकल एथिक्स क्या फॉलो हो रहे हैं ये या नहीं हो रहे हैं। मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मेंटेन नेशनल रजिस्टर्स ऑफ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स। इस वजह से डेटा एक ही जगह होगा और जो फेक प्रैक्टिसेस निकल के आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स फेक आईडीज बनाकर फेक लाइसेंस निकाल कर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नज़र में जल्द से जल्द आ जाएंगे। एनएमसी मे ग्रांट अ लिमिटेड लाइसेंस, मतलब एनएमसी चाहे तो ग्रांट कर सकता है लिमिटेड लाइसेंस टू सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स हु मे प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड मेडिसिन इन प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो ये लोग को लिमिटेड लाइसेंस भी दिया जाएगा एनएमसी चाहे तो। अदर की फीचर्स क्या है एनएमसी एक्ट के वो देख लेते हैं हम। ये एक्ट ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड कर सके। यानी ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स होना है जो एडिक्वेट हैं और हाई क्वालिटी के हैं। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये एक्ट लेकर आना चाह रहा है और ये भी बता रहा है एक्ट के लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सही गैजेट्स या इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च लाया जाएगा। पीरियोडिक असेसमेंट किया जाएगा और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का, और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा जो इफेक्टिवनेस ऑफ एनएमसी एक्ट देखेगा। अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। ये एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप करेगी। ये एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज चाहे तो अपने व्यूज रख सकते हैं जो भी कंसर्न है रिलेटेड टू एनएमसी। और इसके अलावा भी एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम नीट के नाम से जानते हैं वो कंडक्ट किया जाएगा, जिससे एडमिशन्स हो पाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन में इन ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो ये एक्ट के अंतर्गत आते हैं। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, ये लोग को नेशनल एग्जिट टेस्ट लिखना होगा सो दैट हमें ये असेसमेंट लिया जा सके कि ये स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि इनका मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे इनके प्रैक्टिस के लिए। ये टेस्ट को और एक बेसिस माना जाएगा फॉर एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अंडर द एक्ट। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।